क्लास 9th में सारा सिलेबस चेंज होने के बाद अब हम हिंदी में गंगा नाम की नई बुक को पढ़ रहे हैं। इसके पहले चैप्टर दो बैलों की कथा की वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट क्या लिखूं को आज की वीडियो में समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आइए देखते हैं इस पाठ में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या हमें बताना चाह रहे हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना है। नया सिलेबस है, नई बुक है, नई कहानी है, तो सारे बच्चे इसे समझ लें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस पाठ में लेखक लिखने की बात सवाल प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। क्या लिखूं, यानी कि मैं लिखूं क्या। आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। पहले पूछते हैं कि मैं क्या लिखूं, फिर कह रहे हैं कि आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है ना भाई। लेखक के मन में क्या आता है, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उमंग आती है, मैं लिखूं। आमतौर पे आप और हम नॉर्मल सोच रखते हैं, लेकिन एक लेखक की सोच डिफरेंट होती है। तो लेखक के मन में जब आता ख्याल आता है कि मैं लिखूं, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव भी तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। वो कहते हैं कि जब हमारा मन लिखने का करे तो कोई सा भी विषय हो हम लिख ही लेते हैं। आमतौर पे देखिए आप और हम अलग सोच रखते हैं, लेकिन एक लेखक जब किसी टॉपिक को उठाता है तो उसके लिए बस उसका मन अगर लिखने का है तो वो लिख लेता है। किसी भी टॉपिक पे लिख लेगा, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर देगा। उनका मतलब है, एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि हेड जो है वो टांगने के लिए, हेड को टांगने के लिए खूंटी की ज़रूरत पड़ती है। आप हेड टांग रहे हो, खूंटी रखोगे तो किसी भी खूंटी पे आप टांग सकते हैं, है ना। ज़रूरी है हेड का टंगना और खूंटी ज़रूरी नहीं है। किसी भी खूंटी पे आप टांग लो तो ज़रूरी है लेखक के मन के भाव, है ना। तो मन के भाव क्या है, हेड के रूप में, और खूंटी क्या है, बस विषय। तो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है, भाव इम्पोर्टेंट है, विचार इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। किस लिए, लिखने के लिए। वह गार्डनर कहते हैं कि बस फीलिंग अपने आप आ जाती है, आप लिखने बैठो, लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन लेखक कह रहे हैं भैया मुझे तो सोचना पड़ता है, मुझे चिंता करनी पड़ती है, मुझे परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। नॉर्मली जो लेखक हैं वो सोचता नहीं है, बस लिख देता अपने मन के विकार, अपने मन के भाव। आप किसी को लेटर लिखो तो जब आप लेटर लिखने बैठते हो ना तो सारे भाव उतर आते हैं। ऐसे ही लेखक निबंध लिखना चाह रहे हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। भाई ये नॉर्मल निबंध नहीं है, आज तो मुझे सोचना ही पड़ेगा क्योंकि दो लड़कियां हैं, पहली है नमिता और दूसरी है अमिता। तो आज मुझे लिखने के लिए अमिता और नमिता ने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे लिए लिखो। देखिए सीधी सी बात है, जब हम अपने लिए लिखते हैं तो अपने मन के विचार तो लिख लेते हैं, लेकिन कोई कहे कि हमारे मन के विचार लिखो, थोड़ा सा वहाँ पे टफ ज़रूर होता है।
नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं, और अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, मान लीजिए दोनों बच्चे 9th में पढ़ते हैं, एक का नाम है अमिता, एक का नाम है नमिता। तो नमिता ने कहा कि आज आप मेरे लिए निबंध लिखो, उसका टॉपिक है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये वाला टॉपिक है। और दूसरी है अमिता, उसने कहा कि मेरे लिए लिखो समाज सुधार, समाज को कैसे सुधारा जाए। अब हम अपने लिए लिखते हैं तो भी कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के डिमांड पे लिखते हैं ना, थोड़ी सी दिक्कत आती है। एग्जाम्पल में मान लीजिए क्लास में हमने आपको कहा कि एक गाना सुनाओ, अपने मन से आप कोई भी गाना सुना दोगे, मज़ा आएगा। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ कि ये वाला गाना सुनाओ, तो हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, है ना। हो सकता है आपको वो गाना याद ना हो, या हो सकता है आपको वो मज़ा ना आए। लेकिन जब आप अपने मन के किसी गाने को गाते हैं तो उसमें मज़ा भी आता है और आप उसे बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। तो आज लेखक नमिता और अमिता के डिमांड पर 2 निबंध लिखने वाले हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एट प्रेजेंट टाइम में, ताकि हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में देखी जा रही है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखी जा सके। उसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर के आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों, बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति ले लूं, जान लूं, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या, उसे कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। अच्छा, लेखक कह रहे हैं कि अमिता की ख्वाहिश है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस पर लिख लेंगे। जो ढोल है वो दूर बजता है तो बड़ा अच्छा लगता है, उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वही ढोल जब हमारे कान के पास में बजता है ना, तो हम कहते हैं यार बंद करो, सर दर्द कर रहा है ना। अच्छा, लेखक कह रहे हैं कि नॉर्मली 2-4 लाइन में हम एक पैराग्राफ में तो इसे लिख सकते हैं, लेकिन 5 पेज क्या लिखें भाई, समझ से परे है। उसी तरह समाज सुधार, वह समाज को सुधारना है तो नॉर्मली एक पैराग्राफ हम लिख देंगे, लेकिन 5 पेज ये थोड़ा सा नया है। तो लेखक कह रहे कि सबसे पहले मैं निबंध कैसा होना चाहिए, निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध की क्या क्वालिटी होती है, अच्छा निबंध कौन सा है, पहले मैं वो आचार्यों से, जो पहले के आचार्य हैं उनसे समझ लूँ। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्रीय उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। कहते कि वैसे मैंने विद्वानों को पढ़ा तो विद्वानों ने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए। अच्छा, आप देख रहे हो ना, आजकल क्या है कि पहले निबंध 5-5 पेज के लिखा जाता था एग्ज़ाम में, उसके बाद आपको 2 पेज का निबंध हुआ, और आज आप क्या करते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं सिर्फ बस आधा-पौना पेज का। तो वैसे आधा-पौना पेज सही तरीके से हम लिख सकते हैं। लेखक कह रहे कि भाई लिखूँ कैसे, तो निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, पहला है सामग्री, दूसरा है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। नॉर्मली हम दूर के ढोल सुहावने कह तो देते हैं, पर निबंध लिखेंगे 5 पेज, ये थोड़ा सा नया है। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर के इस निबंध का अनुसंधान करता, कुछ समझ लेता, पर अब समय नहीं है।
मुझे तो यहीं बैठ कर के 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। तो निबंध लिखने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली है सामग्री, कंटेंट, है ना, हमारे पास टॉपिक होना चाहिए, मुझे क्या क्या लिखना है। और दूसरा है शैली, तरीका। तो कहानी भी अलग अलग तरीके से होती है। कहानी है, कोई तरीका अपना अलग उस कहानी को लिखता है, कोई दूसरे तरीके से लिखता है। तो टॉपिक है, मान लीजिए सामग्री है हमारे पास, लालच बुरी बला है। अब इस कहानी को कोई अलग तरीके से लिखता है, कोई अलग तरीके से लिखता है, तो शैली अलग अलग होगी, सामग्री सबकी हो गई। तो आगे करें कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ना कोई लाइब्रेरी जाना है, ना कोई मुझे कहीं और पढ़ना है, मुझे 2 घंटे में इन दोनों निबंधों को लिखना होगा। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास करना होगा, ना कोई लाइब्रेरी, ना कोई दूसरी बुक पढ़नी है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्योंकि मुझे कहा है कि भाई जल्दी से निबंध लिख के हमें चाहिए। विज्ञों का कहना, विज्ञान यानी कि विशेष विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले हमें रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा होगी। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के लिए उसका सार 10-5 शब्दों में पहले कैसे लिखूं? चलिए मैं समझाता हूं आपको। आजकल आप क्या करते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं। तो अनुच्छेद के लिए एक टॉपिक हो गया, उसके लिए संकेत बिंदु दिए होते हैं कि मान लीजिए आज मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया सोशल मीडिया बढ़ती लत, सोशल मीडिया की बढ़ती लत, यानी कि सोशल मीडिया की जो आदत है वो बच्चों में बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए कुछ उप विषय थे, यानी कि सोशल मीडिया के प्रभाव, सोशल मीडिया लाभ और हानि, सोशल मीडिया की मतलब रोकथाम, इस तरह से उसके उप विषय थे। तो रूपरेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन लेखक कह रहे मैं बड़े से निबंध का सार लिख सकता हूँ, लेकिन रूपरेखा मुझे बनानी नहीं आती है। क्या सचमुच हिंदी के सब विद्वान लेखक पहले से ही अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजे गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती थी। जो एजे गार्डनर है वो सारा लिख लेते थे, बाद में कहते थे भैया मैं इसका नाम नहीं लिख पाऊँगा, शीर्षक नहीं लिख पाऊँगा। उन्होंने लिखा है कि लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। मैंने पूरा लेख लिख दिया 5-10 पेज का, और मैं अब इसके लिए कहता हूँ कि भैया कहानी का नाम क्या होगा ना, अपने दोस्त को दे देता हूँ, भाई कहानी का नाम तुम बताओ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसीलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार नहीं होगी भैया। मैं समरी बना लूँगा लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, टॉपिक नहीं लिख पाऊँगा। और जो शेक्सपियर थे उन्होंने भी कहा है कि नाटक लिखने में उनको कठिनाई नहीं हुई होगी, लेकिन उनको नाम लिखने में कठिनाई हुई होगी। भाई चैप्टर का नाम क्या दूँ, है ना, आप भी लिखते हो टॉपिक का नाम क्या रखूँ। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर, भाई मास्टर हूँ। मैं छोटे छोटे वाक्य तो लिख लूँ पर मुझे अपना ज्ञान भी तो झाड़ना है। अगर मैं छोटे छोटे आराम से लिख दूँ और सारे लोग उसे आराम से समझ जाएं तो फिर मज़ा ख़त्म, भाई हमारी वैल्यू कहाँ रहेगी। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो होनी चाहिए। वाणभट्टनी कादंबरी में ऐसे वाक्य लिखो, बड़े बड़े वाक्य लिखो ताकि आसानी से समझ में ना आए। आसानी से समझ में नहीं आए तो भैया वैल्यू बढ़ेगी। और यार फलाने आचार्य तो बड़े बड़े शब्द लिखते हैं।
आसान छोटे छोटे लिख दिया तो लोग वैल्यू कम करेंगे। देखो क्या सोच है इनकी, है? वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी है जो अज्ञों यानी कि कम जानने वालों से न सुलझ सकें। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तो पहले तो लेखक करें कि भाई छोटे छोटे वाक्य लिखो, फिर करें ना भाई छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े वाक्य लिखो, जिससे कि आराम से समझ में ना आए। आराम से समझ में नहीं आएगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। कमाल की बात है भैया, अपनी लेख को, अपने निबंध को और अच्छा बनाने के लिए इसमें मुहावरे जोड़ दो, लोकोक्तियाँ जोड़ दो, कुछ ऐसे शब्द जोड़ दो जिनको समझने के लिए हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़े। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान सम्मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। मॉन्टेन क्या कहते हैं? एक तो शेक्सपियर का नाम आया, एक मॉन्टेन का नाम आया, एक बाणभट्ट का नाम आया, श्रीहर्ष का नाम आया इस कहानी में। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। बस जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसी को लिख दिया, ज़्यादा खचर पचर नहीं। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और विशेष ज्ञानियों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। भैया जो आपको समझ में आए जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, इसीलिए मैं आंसर लिखने के लिए बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि पहले पूरे चैप्टर को समझ जाओ, समझने के बाद अपने ही अकॉर्डिंग आंसर लिखो। एज इट इज याद नहीं हो पाते हैं तो आप समझ लो, फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है, न कल्पना की महिमा, जिसमें गौरव को भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। लेखक करें कि ज़्यादा सोचना नहीं है, जो हमने देखा, जो हमने समझा, जो हमने सुना, बस अपने एक्सपीरियंस डालो और निबंध लिख दो। ज़्यादा हमें कठिन नहीं बनाना है। अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। अमीर खुसरो एक राइटर हैं, क्या करा कि उन्हें प्यास लगी थी, 4 औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने पानी मांगा। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने को कहा। अच्छा पानी तभी देंगे, चलो खीर पे कविता सुनाओ। दूसरी ने कहा चरखे पे कविता सुनाओ। तीसरी ने कहा कुत्ते पे कविता सुनाओ और चौथे ने कहा ढोल पर सुनाओ। अब अमीर खुसरो परेशान, भाई एक बोले तो एक पे सुनाओ ना। एक कह रही खीर पे सुनाओ, दूसरी कह रही चरखे पे सुनाओ, तीसरी कह रही कुत्ते पे सुनाओ, चौथी कह रही ढोल पे सुनाओ। लेकिन अमीर खुसरो बड़े समझदार थे, प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही लाइन में चारों की इच्छाएं पूरी कर दी और क्या कविता बनाई मज़ेदार कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। क्या बात है, मतलब 4 लाइन में चारों की इच्छा। पहले में देखो, पहली वाले ने कहा खीर पे लिखो तो लिख दिया खीर पकाई जतन से। दूसरे ने कहा चरखे पे लिखो तो लिख दिया चरखा दिया चला। तीसरे ने कहा कुत्ते पे लिखो तो आया कुत्ता खा गया। और चौथे ने कहा कि ढोल पे लिखो तो लिख दिया कि तू बैठी ढोल बजा। कमाल का। देखो ऐसे भी हमारे हिंदी में राइटर हैं। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में दोनों विषयों को इंक्लूड कर देता हूँ। एक ही निबंध लिखूंगा, दोनों को उसमें ही घुसेड़ दूंगा।
दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं जाती। भाई जो दूर ढोल बज रहा है ना वो सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि दूर से सुनाई देता है और वो बड़ी मीठी आवाज़ आती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं ना, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। सामने जब ढोल बजता है तो क्या कहते हैं, कान के पर्दे मत फाड़। वही ढोल दूर बज रहा हो तो आहा कितना अच्छा लगता है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू, अभी अभी शादी हुई है, जिसकी कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश मधुर ध्वनि को बजा देते हैं। यह तो सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। जब ढोल बजता है तो क्या लगता है, शादी हो रही होगी, नई दुल्हन आ रही होगी, है ना, बारात जा रही होगी, तो सारी बातें आती हैं, फिर कानों में बड़ा अच्छा लगता है। ये तीनों मिले होते तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए भी वह अत्यंत मधुर हो जाती है ना। कई बार ढोल हमारे पास में भी अच्छा लगता है जब हम ये सोचते हैं कि बारात जा रही है ना, दुल्हन आएगी, आनंद वाला माहौल होता है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उसे संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। एक तरुण, एक जवान है, अभी उसने पूरी दुनिया नहीं देखी तो उसके लिए दुनिया बड़ी कलरफुल है। जो वृद्ध हो गए, जो बूढ़े हो गए, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। जो बूढ़े हो गए हों वो कहते हैं हाँ हमारे बचपन के कितने अच्छे दिन थे, हमारे जवानी के कितने अच्छे दिन थे, तो वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। और एक जवान है वो अपने आगे आने वाले दिनों की कल्पना करके आनंद लेता है। मान लीजिए कोई 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, वो सोचता है कि काश मेरी शादी होगी, है ना, दूल्हा आएगा, राजा की आएगी बारात, दुल्हन आएगी, कैसा वो टाइम होगा। और एक बूढ़ा क्या सोचता है कि अरे यार बचपन में कैसे दिन थे हमारे, जवानी में कैसे दिन थे। तो एक बच्चा जो है वो बाद के दिनों को याद कर रहा है और बूढ़ा जो अपने पहले के दिनों को याद करता है। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं बूढ़े लोग। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, जो जवान है वह आगे आने वाले टाइम को उज्ज्वल देखते हैं और जो बूढ़े होते हैं अपने पिछले वाले टाइम को याद करते हैं। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। आज का टाइम दोनों का बेकार है। जवान भी कहता है यार क्या यार, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं है ना, तो वो आगे के लिए सोचता है। और बूढ़ा सोचता है यार क्या बुढ़ापा आ गया, कितने अच्छे पहले दिन थे। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। प्रेजेंट में कोई खुश नहीं है, न जवान खुश है न बूढ़ा खुश है। बूढ़ा कह रहा था कि हमारे बचपन वाले दिन अच्छे हैं, एक जवान कहता है कि हमारे आने वाले दिन अच्छे होंगे, अभी बेकार है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं जब सुधारों की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसने दोनों टॉपिक को एक कर दिया। एक तरफ तो दूर के ढोलों को जोड़ दिया और दूसरी तरफ समाज सुधार उसको ले लिया। जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब अंत हुआ है? भाई सुधार तो होते रहते हैं। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। भाई यही नहीं समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक बहुत हैं।
यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का अंत है। जो कभी सुधार थे आज वो दोष बन गए। ये सुधार और दोष चलता रहता है। दोष होंगे उन्हें सुधारा जाएगा, फिर दोष होंगे फिर सुधारा जाएगा, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाएगा। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। आज खुश नहीं है, आज मेरे अगर 80% नंबर आ गए तो अब मैं क्या खुश हूँ? नहीं। अब मुझे 85 चाहिए, फिर मुझे 90 चाहिए, फिर मुझे 95 चाहिए, फिर मुझे 100 चाहिए। 100 मिल गए तो अब मुझे और प्राइज़ भी चाहिए, मुझे और कंपटीशन में भी आगे आना है, मुझे और मतलब नया नया चाहिए, है ना। तो सबको नए की और ज़्यादा की। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। भाई समय क्या होता है, बदलता है। आज जो हमारे पास टाइम है, हम आज खुश नहीं हैं, हम कह रहे हैं कि और अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, जब अच्छा हो जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार पीछे ही अच्छा था, कितने बढ़िया दिन थे। जब बच्चा छोटा होता है तो सोचता है कि मैं बड़ा कब हूँ, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर सोचता है यार मैं बच्चा ही अच्छा था, है ना। आज जो तरुण हैं वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पे तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। फिर जवान वाले इधर आ जाएंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे, ये आगे जाएंगे, फिर छोटे बच्चे और जवान होंगे। जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ओवरऑल दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधारना भी है। अब यहाँ पे कुछ मेरे उत्तर मेरे तर्क प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर सही क्यों लगते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। खूंटी किसी में भी टांग सकते हैं, लेकिन हैट असली वस्तु है। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? तो यहाँ पे 4 भाव हैं, पहले पढ़ो एक बार, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। वो कहते हैं खूंटी इम्पोर्टेंट नहीं है, हैट इम्पोर्टेंट है। विषय इम्पोर्टेंट नहीं है, भावना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखें। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मार्टिन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन की बात टटोलिए आप, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इसका आंसर है अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। अच्छा, ये आंसर आपको क्यों अच्छे लगे, क्यों सही लगे, इसमें आप लॉजिक भी देंगे। तो पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया और इसे समझने के बाद आप ये ज़रूर बताएं कि आपने यही वाला ऑप्शन क्यों टिक किया। तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। जो जवान है उनके लिए भविष्य सुखद है, जो बूढ़े हो गए उनके लिए अपना पिछला जीवन अच्छा है। ये तुलना किस पर आधारित है? तर्क और भावना, ज्ञान और शिक्षा, परिश्रम और उपलब्धि, अभिलाषा और अनुभव। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिलाषा और अनुभव। जवानों की अभिलाषा और बूढ़ों का अनुभव। ठीक, आइए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न करें। निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? 4 ऑप्शन है, एक बार चारों को देखें। तो अमीर खुसरो की जो कविता है, कहानी है, वो क्यों दी है? एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। भाई एक साथ उन्होंने 4 लोगों को, 4 महिलाओं को संतुष्ट कर दिया। खीर पर भी बना दी, चरखे पे भी बना दी, कुत्ते पे भी बना दी और ढोल पे भी बना दी। तो एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए अमीर खुसरो में इतना टैलेंट था कि वो सबको सेटिस्फाई कर सकते थे, कर देते थे। निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो 4 ऑप्शन है, एक बार चारों को देखिए और फिर समझिए इसके सही आंसर क्या होगा।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। वह सुधार हर समय चलता रहता है ना। कल भी माँ बच्चों को सुधार रही थी, टीचर बच्चों को सुधार रहे थे, आज भी सेम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो सुधारों की ज़रूरत हर समय हर युग में चलती रहेगी और बनी रहेगी। अब मेरी समझ मेरे विचार, अब आपको यहाँ पे इनके आंसर देने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो क्लास तो यहाँ पे है नहीं, अब आपने चर्चा मेरे साथ करनी है। मैं आपको समझा देता हूँ। निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। और लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट हैं, यानी कि खुश नहीं है, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण अलग अलग हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। सवाल देखते हैं, लगभग आपको 5 सवाल हैं। उसके बाद विधा से संवाद है, तो इन 5 के आंसर आपको मैं दिखाता हूँ। आइए देखते हैं मेरी समझ मेरे विचार। निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A.G. गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, जिसमें हृदय में स्फूर्ति, मस्तिष्क में आवेग स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, लेखक अपने हृदय के आवेग को भर देता है। इसके विपरीत लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं होता, उन्हें सोचना पड़ता है। भाई जो हमारे गार्डियन हैं वो कहते हैं कि टॉपिक कोई भी हो, मन के भाव आते हैं फटाफट लिख जाते हैं, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि यार मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। वे गार्डियन के इस कथन की यथार्थता में संदेह नहीं करते, परंतु उनके लिए निबंध लिखना स्वाभाविक नहीं है बल्कि कठिन परिश्रम है। भाई हर कोई निबंध नहीं लिख सकता, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह है। जब आपका मन करता है आप धड़ाधड़ लिख देते हो, लेकिन कईयों को सोचना पड़ता है। दूसरा है कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट हैं। फिर आपके विचार से उनकी असंतुष्टि का क्या कारण हो सकता है। तो तरुण यानी कि जवान वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और सपनों को वर्तमान में साकार होते नहीं देखते। आप अपने लिए देख लो, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आपको स्कूल जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, मोबाइल देखने का मन करता नहीं करना है, आपको गाड़ी बाइक चलानी है, आपके घर वाले कहते भी छोटे हो, तो आपको क्या लगता है कि मैं जल्दी बड़ा कब हूँ। ठीक, आप देखते हैं कि जो बड़े हैं, जो गाड़ी में घूमते हैं, जो उनकी तरह मैं भी करूं। आप देखते हैं जॉब वाले बच्चे कैसे जाते हैं, मैं कब जाऊं। कई बार में कॉलेज का ख्याल आता है कि कॉलेज में कैसे जाते हैं, मैं भी कब जाऊं, है ना। फिर आप देखते हैं कि यार लोगों की शादी हो रही है, मेरी कब होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को देखते हैं। वे भविष्य में बड़े परिवर्तन और क्रांति चाहते हैं और वर्तमान की धीमी गति से बड़े परेशान हैं। यार कब मैं 9th से पास होकर 10th में जाऊँ, फिर 12th में जाऊँ, फिर कॉलेज जाऊँ, फिर मेरी शादी होगी, है ना। अब आप क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन ये तो मैंने अपना आपको एक एग्जाम्पल दिया है। वृद्ध वर्तमान से असंतुष्ट इसलिए क्योंकि वर्तमान उनके अनुभव में संचित अतीत के सुखद स्मृतियों का मेल नहीं खाता। भाई उन्होंने बहुत इंजॉय किया, आज वो दुखी हैं, खाट में पड़े हुए हैं, करहा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं खेल नहीं पा रहे हैं, बैट बॉल खेलने का मन कर रहा है, कर नहीं पा रहे कुछ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। वे चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, मूल्य और व्यवस्थाएं बनी रहे, इसलिए आपको जो पुराने लोग हैं वो डांटते रहते हैं, ये मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ऐसा ना करो, ये ना करो, क्योंकि वो चाहते हैं नियम में रहे। परंतु तेज़ी से बदलता समाज उन्हें अपरिचित लगता है। तेज़ी से समाज बदल रहा है, ना जाने और क्या होगा। और जो तरुण हैं उनको समाज बदला हुआ चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं उनको लगता है कि कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, अजीब और गरीब कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो जवान है उनको अट्रैक्टिव लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें दोनों में अंतर है। नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती है, उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयाँ आई। वह एक चाहती है दूर के ढोल सुहावने हो, दूसरी चाहती है समाज सुधारक, तो दोनों के विषय अलग अलग हैं।
लेखक को निम्न की कठिनाई आई। पहले लेखक को गार्डनिंग जैसे स्वतः स्फूर्ति मानसिक स्थिति उपलब्ध नहीं थी। दूसरी, उनके पास विश्वकोश नहीं था, डिक्शनरी नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था, कोई दूसरी किताब नहीं थी जहाँ से पढ़ के लिख ले। निबंध शास्त्रों आचार्यों के विरोधी मत, कोई ये कह रहा है तो कोई ऐसा कहता है, आपस में टकराव हो रहा है, ये भी दिक्कत है। किसी ने कहा कि छोटे छोटे निबंध लिखो, किसी ने कहा बड़े बड़े निबंध लिखो, अलग अलग उलझन बढ़ा रहे थे। चौथी, विषयों की रूपरेखा बनाना भी कठिन था क्योंकि गार्डनियर स्वयं शीर्षक देने का भार अपने दोस्तों पे छोड़ देते थे। अब भैया ये किस पे छोड़े, इनको तो 2 घंटे में काम करके देना है। निबंध शास्त्र में आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियाँ सुझाई है। आप किसी भी निबंध पर किसी विषय पर अपने निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। आप मान लीजिए कोई टॉपिक पे लिखना चाह रहे तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने निम्नलिखित युक्तियाँ सुझाई है। निबंध छोटा होना चाहिए। पहला, छोटे निबंध सुंदर होते हैं। निबंध के 2 अंग होते हैं, सामग्री और शैली। दूसरी चीज़, पहले विचार समूह संचित करो, मनन करो, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, रूपरेखा बना लो। ये सारी चीज़ें अपनी तैयारी के बारे में आप अपने बारे में ज़रूर बताएं कि आप कैसे तैयारी करते हैं किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले। अगला है कि मांटेन ने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि उसी को लिख दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। निबंध लेखन के लिए देखना, सुनना, अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई चीज़ देखोगे नहीं, कोई सुनोगे नहीं, आप फील नहीं करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि इससे निबंध में जीवंतता और सत्यता आ जाती है। आपने जो फील किया वही लिखा, आपने जो देखा वही लिखा, आपने जो सुना वही लिखा, तो क्या सत्यता उसमें रहती है। जो बात लेखक ने स्वयं देखी वह पाठक के हृदय को सीधे स्पर्श करती है। अनुभव आधारित लेखन में लेखक की सच्ची भावनाएं प्रतिबिंबित होती है, जो पाठक को आकृष्ट करती है, अपनी तरफ खींचती हैं। सुनी हुई बातों और घटनाओं के लेखक को विविध दृष्टिकोण मिलते हैं जो निबंध को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार मांटेन की पद्धति निबंध को कृत्रिम, बनावटी नहीं बल्कि रियल, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाती है। विधा से संवाद, भाई निबंध विधा है, एक निबंध एक मेथड है हिंदी का। तो निबंध लिखने की कला क्या होती है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, यानी कि भावनाओं को बांध देना, अर्थात भली भांति बांधा हुआ या गढ़ा हुआ। यह गद्य की वह विधा है जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण, सोच, सारी भावनाओं को तार्किक रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। शैली का अर्थ है तरीका, अभिव्यक्ति का ढंग। निबंधकार विभिन्न प्रकार के विषय को प्रस्तुत करता है। इस पाठ में निबंध लेखन की प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। दिए गए एक छोटा सा आरेख आप यहाँ पे आपको डिजाइन बना रखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि विषय है, विषय के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। विषय है तो विषय चयन होगा, सामग्री इकट्ठी करनी है, रूपरेखा बनानी है, लेखन और समापन रखना है, और शैली किस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आरेख देख रहे होंगे, इससे आपको निबंध लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो सवाल है कि निबंध क्या है। निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार, अनुभव, भावनाओं को तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से लिखता है। निबंध की विशेषताएं, तो निबंध की विशेषताएं हैं विचारपूर्ण और तार्किक होता है, क्रमबद्ध प्रस्तुति होती है, सीरियल वाइज, भाषा सरल और प्रभावी होती है, भावनात्मक और साहित्यिक शैली होती है। निबंध लेखन की प्रक्रिया, प्रेरणा, अभी जो हमने बताया था, लिखने की इच्छा होनी चाहिए, हर कोई नहीं लिख पाता, विचार उत्पन्न होते हैं, विषय चयन, भाई कौन से टॉपिक पे लिखना है ना। जैसे हमने लिखवाया था बच्चों को सोशल मीडिया की बढ़ती लत, सोशल मीडिया की बढ़ती लत, तो आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। सोशल मीडिया की बढ़ती लत पर एक लाइन आप क्या लिखना चाहेंगे, हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा। सामग्री संचय करना, संग्रह करना, वह जानकारी और एग्जाम्पल जुटाना,
रूपरेखा बनाना, लिखने की योजना, पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, शैली यानी कि कौन सी भाषा, और लेखन और समापन, एंड में हमें निष्कर्ष सॉल्यूशन भी देना है। अपना निबंध लेखन का तरीका, कोई भी आप एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं जो आप अपने निबंध लिखने का तरीका आपको बताना है। तो इस तरह से हमारे पास जो एग्ज़ाम में है वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो तरीका भी इन्होंने बदल दिया है। अब क्या है कि मेरा अनुभव, इस निबंध में लेखक को 2 विषयों दूर के रोज सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर निबंध लिखने थे। पिछले कक्षाओं में आपने बहुत सारे विषयों पर अनुच्छेद लिखा होगा, संवाद लिखा होगा, निबंध लिखे होंगे। आपको किन विषयों पर निबंध लिखना सरल और किन में कठिन लगता है, अब ये आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे फिर कौन से टॉपिक पर आप आसान है, कौन से टॉपिक पर कठिन है। मान लीजिए सोशल मीडिया की लत, हम ये टॉपिक आपके लिए रख रहे हैं, तो क्या ये आसान है? क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसकी लत आपको पता है, एक रील सरकाते जाओ। अच्छा हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट लगातार शेयर करता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। विषयों से संवाद, अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने क्या है कि ग्रामेटिकल भी इसमें ऐड किया हुआ है। भाषा से संवाद, तो यहाँ पे व्याकरण आ जाता है, समास। बाकी समास का जो टॉपिक है वो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है समास पर, आप जो है समास को समझ सकते हैं। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे वेद तत्पुरुष समास, समास के 6 वेद हैं, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ये सब समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, ये समास जो है मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है समास पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी, तो क्या दुर इसमें उपसर्ग है। समाज की चर्चा अनादिकाल से होती आ रही, तो यहाँ पे अन जो है आपका उपसर्ग है। इसी तरह से सुधारक, अब जो सुधारक है इसमें सुधार तो मूल शब्द है, क प्रत्यय। कठिनाई, तो कठिन इसमें शब्द है, आई इसमें प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी वीडियो डाल दूंगा। आपको समास वाली चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय वाली चाहिए, मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। चाहे तो आप मुझे चाहे तो आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई आपको उपसर्ग और प्रत्यय लगाने, तो निबंध लिखना बड़ी कठिनाई की बात है, तो कठिन में आई जोड़ देंगे। वर्तमान से दोनों को संतोष में उपसर्ग जोड़ देंगे, असंतोष होता है। वाक्यों में कुछ स्पष्टता होनी चाहिए, तो स्पष्ट के पीछे ता जोड़ देंगे। या बोध गांभीर्य ला देती है, तो बोधत्व, यहाँ पे त्वा जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे, तो क्या है मधुर, मधुर में सुमधुर, सु भी लगा सकते हैं, और ता प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं, मधुरता। सुधार, तो सुधार पे आप जो है सुधारात्मक ये भी जोड़ सकते हैं। सुंदर, सुंदरता भी जोड़ सकते हैं, और असुंदर भी जोड़ सकते हैं। गतिमान, मान प्रत्यय, गति पे मान जोड़ दें। समाज, तो आप क्या है समाज में आप ता जोड़ दें, समाजक का जोड़ दें, समाजक। मधुर पे मधुरता, मधुर में सुमधुर, इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। बाकी ये ग्रामर के टॉपिक है। और क्या है आपको भाषा संगम निबंध का, तो ये जो पूरा चैप्टर है लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया होगा आपको, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगले चैप्टर को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।